हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली बेटा 2 क्लासों में हमने जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व किया था। और उसमें हमने एक थीम देखी थी जो बार बार रिपीट हो रही थी, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आज हम उसी थीम को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम किन्हें कहेंगे? ठीक है, तो उसकी परिभाषा ये है कि वे मानवीय गतिविधियां जिनका उद्देश्य आर्थिक मूल्य यानी कि इकोनॉमिक वैल्यूज को क्रिएट करना है, वे क्या कहलाती हैं? आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमें कोई मूल्य प्राप्त नहीं होता है, बेटा वो आर्थिक क्रियाएं नहीं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब जैसे इनका जो हम अगर इनको डिवाइडेशन करने की बात करें तो डिवाइडेशन हम बहुत तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे कोलिन क्लार्क हो गया और जीन फॉरेस्टर हो गए, इन्होंने 3 सेक्टर मॉडल दिया था। ठीक है, लेकिन आज हम 2026 की या मॉडर्न उसमें बात करें तो 5 सेक्टर मॉडल जो है विकसित हो चुका है। ठीक है, तो अब जैसे कई बार होता है, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो वितरण है वो भौतिक भूगोल या रिसोर्सेज की जो संपन्नता है उसके आधार पर का डिवाइडेशन करते हैं, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से डिवाइडेशन करते हैं। तो हमें केवल और केवल जो कोलिन क्लार्क है या जीन फॉरेस्टर है उसके मॉडल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से डिवाइडेशन किया था। तो जो अगर हम आर्थर लुइस की बात करें और कोलिन क्लार्क जैसे अर्थशास्त्रियों ने जो किसी भी जो इकोनॉमी है, किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, उसको विकास के जो 3 क्रम बताए हैं, इसी को इन्होंने 3 सेक्टर मॉडल कहा है। उन्होंने कहा कि पहले जो है मतलब एक तरीके से जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि चरणबद्ध, हम कैसे डेवलपमेंट फेज में एक फ्लो होता है, मतलब पहले हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। ठीक है, तो इसी को उन्होंने पहले चरण के रूप में विकसित किया कि किसी भी देश में जो स्टार्टिंग में है बेटा, ठीक है, वो क्या है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होंगी कहीं पे भी, जैसे ठीक है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होंगी कि वो जब देश थोड़ा सा एग्रीकल्चरल में ज़्यादा विकसित हो जाएगा तब वो जो है मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में काम करेगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा कि बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में देखो कि ब्रिटेन का औद्योगिक क्रांति हुई, या चीन में हम आज का जो मॉडल देखें, वो चीन में क्या है आज। ठीक है, चीन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करता है बेटा अपने लिए, अपनी एक्सपोर्ट के लिए जाना, चीप लेबर है क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर है। और ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे क्या है, उसके पास क्या नाम है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो प्राइमरी सेक्टर है उसको इस तरीके से विकसित कर दिया था, और आज वो सेकेंडरी सेक्टर को उसने बहुत तेजी से विकसित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा त्रि या चरण 3, जिसमें हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। ठीक है बेटा, जब समाज मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इट मीन्स कि समाज के अंदर बहुत समृद्धता आ जाती है, तब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो सेवाएं हैं, या बैंकिंग जैसी सेवाएं हैं, या आईटी सेक्टर है, उसको एक तरीके से बूम मिलता है। ठीक है, तो ये किसने डिवाइडेशन किया था? आर्थर लुइस और कोलिन क्लार्क ने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स में जनरली वे एक्टिविटीज़ आती हैं बेटा, ठीक है, जिनमें हम जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इस तरीके से आप समझो कि जो प्राकृतिक वे गतिविधियां जो पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती हैं। ठीक है, जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति, ये क्या है, सब ये प्राकृतिक संसाधन है। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे एग्रीकल्चरल हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट्री हो गया, मत्स्य पालन हो गया, या माइनिंग हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइमरी सेक्टर के। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर्स में कि जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको बेटा रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जो जितने भी लो इनकम कंट्रीज हैं, जो विकसित विकासशील देश हैं, यूं कहें कि वहां पर ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, किसमें होते हैं बेटा? प्राइमरी सेक्टर में लोग इंगेज होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है बेटा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम देखते हैं कि बेसिकली ये किसके लिए फेमस होता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जो जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल हमें किससे मिलता है? प्राइमरी एक्टिविटीज से। ठीक है, अब उनको ये क्या करता है? उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाता है। जैसे मान लो शुगर केन है, शुगर केन हमें मिला, उससे हमने क्या बनाया? चीनी बनाई। तो ये चीनी किस में आएगा बेटा? सेकेंडरी सेकेंडरी उसमें, क्योंकि हम इससे जो शुगर केन है, शुगर केन का जो प्राइस है बहुत कम होता है, लेकिन उससे जो बनी चीनी है उसको हमने वैल्यू एडिट कर दिया। उसका मतलब कि उसका जो मूल्य है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसी को बोलते हैं मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन किससे होता है? मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? जैसे आयरन स्टील उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, या खाद्य प्रसंस्करण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं बेटा, उनको उनको कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है, यह जो है किसी भी देश का बेटा आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। ठीक है, अब जैसे हम मान लें जो
इसके बाद आता है बेटा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में हम क्या होता है कि टर्सरी यह कोई ऐसी है, मतलब एक तरीके से कोई चीज़ निर्माण नहीं करता है, ठीक है। जैसे हम प्राइमरी सेक्टर में देखो कि हम क्या कर रहे थे, एक तरीके से उगा रहे थे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में उसको क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें बेटा टर्सरी सेक्टर की, तो टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, कोई भी जो टेंजिबल गुड्स को नहीं बनाता है, मतलब जो मूर्त वस्तुएं होती हैं उनको दिखाई नहीं देती हैं एक तरीके से, लेकिन उनका निर्माण जरूर करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सर्विस सेक्टर, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल क्या हो गए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ठीक है, व्यापार हो गया, खुदरा रिटेल जो बिजनेसेस हो गए, ये क्या हो गए, सब सब इसके टर्सरी के एग्जाम्पल हो गए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं बेटा, उनको उनको क्या कहते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं, ठीक है। अब तो हम जब चरण की बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में कि पहले क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर विकसित होगा, ठीक है। पहले क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर विकसित होगा, फिर क्या होगा, सेकेंडरी होगा, यही तो बात कर रहे थे। फिर क्या होगा, टर्सरी होगा, है। फिर लेकिन इंडिया में हम जब बात करते हैं बेटा इंडिया के लेवल पे, तो इंडिया के लेवल पे हमारे जो आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे, तो बेटा हमारे यहाँ जो प्राइमरी से हम डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर पे आ गए, ठीक है। हमने जो मैन्युफैक्चरिंग की, जो आज देखो इंडिया जो है वन ऑफ द सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नहीं जाना जाता है। तो हमने क्या हुआ कि एकदम से जंप कर लिया। इसी जंप करने को क्या कहते हैं बेटा, लीप फ्रॉगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लीप फ्रॉगिंग, ठीक है। तो अब चलिए लीप फ्रॉगिंग समझते हैं क्या होता है। कि लीप फ्रॉगिंग का होता है कि मतलब जो स्टेप होता है, आप उस स्टेप को मतलब स्टेप बाय स्टेप ना करके एक स्टेप लांग गए, मतलब हमें चढ़ना था पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, लेकिन पहली सीढ़ी से हम डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी पे आ गए, तो इसको क्या कहते हैं, लीप फ्रॉगिंग, ठीक है। जब 1990 के समय बेटा, ठीक है, एलपीजी क्या नाम है रिफॉर्म हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब जो हमारे यहाँ के जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हमने मजबूत किए हुए बिना डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर पे छलांग लगा दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर है उसका जीडीपी में जो हिस्सा है बेटा 54% है, आप समझिए, ठीक है। अभी हम आंकड़ों से आगे चल के समझेंगे कि किस तरीके से, देखिए कि प्राइमरी सेक्टर में कितना होता है और सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान है और टर्सरी सेक्टर का कितना योगदान है, ठीक है। तो चलिए, जो टाइम एक्सप्रेशन कंप्रेशन ने, जैसे डेविड हार्वे का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको हम जोग्राफिकल थॉट में पढ़ेंगे। तो वो ये कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन जैसी जो प्रौद्योगिकियां हैं के कारण जो एक जो भौतिक दूरी है या यूं कहें कि टाइम है, उसके बीच की जो बाधाएं हैं बेटा समाप्त हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे 1990 के दशक में, 90s के दशक में बेटा, जो हमारे यहाँ जो भारत में प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर पर छलांग लगाने के पीछे जो मेन रीज़न थे, जिनको हम कैटलॉग, उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक वो होते हैं जो मतलब किसी भी क्रिया को मतलब तेजी इंक्रीज कर देते हैं, मतलब उसकी जो बीच की जो क्रिया हो रही होती है, उसके बीच में जो काम हो रहा होता है उसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो 1990 के एलपीजी रिफॉर्म हुए, उन्होंने क्या किया कि जो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या जरूरत होती है बेटा, कच्चे माल की जरूरत होती है, हमें बड़े बड़े जहाज़ों की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े क्या नाम है, क्योंकि उनमें पैसा लगता है। लेकिन जो टर्सरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर में कोई पैसा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हमें इंडस्ट्री खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें क्या है कि पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो प्राइमरी सेक्टर से हम लोग डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर पे कूद गए, ठीक है। आप जैसे एंड ऑफ ज्योग्राफी क्या हुआ कि आप जैसे मान लो कोई देश में विदेश में बैठा हुआ है, जैसे भारत में बैठा हुआ इंसान है, वो कैलिफोर्निया के किसी भी कंप्यूटर में घुस सकता है, तो हमें वहाँ जाने की जरूरत थोड़ी ना पड़ी, हमें ना ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी, ना कोई हवाई जहाज से गए, ना ही जलमार्ग से गए, किसी भी जहाज से नहीं गए, हम अपने कमरे में रूम में बैठे हुए डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए या कैलिफोर्निया पहुँच गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट हम, हमें कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये क्या है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमारा जो यही आईटी सेक्टर है वो इसीलिए बूम किया क्योंकि हमारे पास उस समय मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा नहीं था, बड़ी बड़ी कंपनीज आ नहीं रही थी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने प्लांट्स नहीं लगा रही थी, तो हमारा जो सर्विस सेक्टर था वो एकदम से तेजी से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा चतुर्थक श्रेणी की जो है, इसको बोलते हैं नॉलेज सेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर बोलते हैं इसको, नॉलेज इकोनॉमी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो अब इसके जो एग्जाम्पल हैं बेटा, ठीक है, वो है आईटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, या स्टैटिक्स का जो एनालिसिस हो गया, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो गया, या एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट आ गया वो किस में आ गया, क्वार्टरनी सेक्टर में आ गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यह जो है बेटा इनोवेशन का एक केंद्र माना जाता है, जैसे आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ यह वैश्विक जो मूल्य है उसमें तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा क्वाइनरी सेक्टर या पंचमक क्षेत्र जैसे बोलते हैं, या हम इसको बोलें गोल्ड
गोल्ड कॉलर जॉब बेटा, ठीक है। तो गोल्ड कॉलर जॉब में क्या होता है, ये बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, या यूं कहें जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के, उनके सीईओज जो होते हैं, या जो नीति निर्माता होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो क्वाइनरी सेक्टर में आते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पर जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे, देखो किस तरीके से कि लीप फ्रॉगिंग की बात कर रहे थे, तो देखना यहाँ पे, ठीक है, जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है वो लगभग 17 से 18% है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स, देखो यहाँ पे कितनी है, 45 से 46% है, ठीक है। अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर से के बाद में सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होना चाहिए था, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में देखो जीडीपी में योगदान 28% है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्क फोर्स है वो कितनी है, 24 से 25% है। और जो हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं बेटा, तृतीयक सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जीडीपी में योगदान कितना है, 54%, और लेबर क्या है, 30%। तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट किसका होना चाहिए था, सेकेंडरी का, लेकिन डेवलपमेंट क्या हुआ, टर्सरी का, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, लीप फ्रॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो इससे रिलेटेड बेटा कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, यहीं पे खत्म होता है। जैसे एक गिग इकोनॉमी होता है, या गिग वर्कर्स जिसको बोलते हैं हम बेटा, ये ज़्यादातर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं, या जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, या जो फ्रीलांसर काम करते हैं, इनको क्या होती है, सोशल कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो ये क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है, या गिग इकोनॉमी वर्कर्स। अब एक होता है फुटलूज जिसको बोलते हैं फुटलूज नेचर वाली जो कंपनीज होती हैं, या फुटलूज इंडस्ट्री किसे बोलते हैं बेटा, यह क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर कच्चे माल जो रॉ मटेरियल्स होता है, या बाजार होता है, मार्केट से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। इनके लिए कोई मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, क्या आपको क्या नाम है इसके लिए कच्चे माल की रॉ मटेरियल की जरूरत है, या मार्केट की जरूरत है, नहीं है ना। तो इनकी जो अवस्थिति है बेटा, वो मानव पूंजी और बेहतर बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, फुटलूज कंट्री, फुटलूज इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा, एक होता है सनराइज और सनसेट इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं। तो सनराइज इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका नियर फ्यूचर में, ठीक है, बहुत तेजी से वो वूम करेंगी, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे सनराइज इंडस्ट्री। और सनसेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हो गई बेटा जिनका तेजी से डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो सनराइज इंडस्ट्री में देखो बेटा कौन आ गया, ग्रीन एनर्जी की बात हो गई। देखो ग्लोबलाइजेशन, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो तेजी से क्या हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की मांग बढ़ रही है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की मांग बढ़ रही है, आईटी सेक्टर की लगातार बूम कर रहा है, या डीप टेक जैसी वीडियो क्या नाम है, हाँ, जो कंपनीज हैं वो उनका है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ये सब क्या है, नए मतलब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर आधारित बेटा ये इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सनसेट इंडस्ट्रीज के एग्जांपल लिख के बताएंगे, ठीक है। तो